चलो भाई पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। आजू-बाजू से जो आवाज़ आ रही है रोड टूटने की, फूटने की, इसको अवॉइड करना क्योंकि तो पार्ट एंड पार्सल हो गया लाइफ का। नेक्स्ट पार्ट हमारा कवर होगा प्राइवेटाइज़ेशन। प्राइवेटाइज़ेशन मतलब भाई सिंपल, 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 सिंपल। रिडक्शन ऑफ ओनरशिप और मैनेजमेंट। एबॉलिशन और रिडक्शन ऑफ ओनरशिप ऑफ और मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेस। जितने बिज़नेसेस सरकार ने ओन और कंट्रोल करके रखे थे, प्राइवेटाइजेशन में वो उन सब ओनरशिप और मैनेजमेंट को रिड्यूस कर दिया गया, है ना, अबॉलिश कर दिया गया। गवर्नमेंट कंपनीज को प्राइवेट कंपनीज में तब्दील कर दिया गया। कैसे किया गया? दो तरीके से। प्राइवेटाइजेशन दो तरीकों से हुआ। तरीका पूछेगा ना अपने को। एक, सरकार ने विड्रॉल कर ली बहुत सारी बिजनेस एंटरप्राइजेस से अपनी ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। कई कई जगहों पे क्या होता था, सरकार ओनरशिप रखती थी यानी कैपिटल रखती थी, कई जगहों पर सरकार मैनेज करती थी। जैसे फॉर एग्जांपल छोटा सा उदाहरण देता हूं, हो सकता है देश के एयरपोर्ट की ओनरशिप आज भी सरकार के पास हो, बट आज उसको बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां मैनेज कर रही हैं, तो उससे क्वालिटी ऑफ सर्विस इंप्रूव हो सकती है। या फिर दूसरा तरीका क्या है, सरकार ने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के शेयर्स को सेल कर दिया। जैसे हमने एयर इंडिया में देखा होगा टाटा के थ्रू, है ना, जिसको हम डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? जब आप अपने किसी बिजनेस का स्टेक सेल आउट करते हैं, ठीक है ना, सेलिंग अ पार्ट ऑफ देयर इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओनरशिप ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू द पब्लिक इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट की बेसिक मीनिंग है, आपको भूलना नहीं है। दो तरीके हैं प्राइवेटाइजेशन करने के, उसमें जो सेल आउट करने वाला पॉइंट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट। पर्पस क्या है इसका? सर इसके दो तीन पर्पस है, समझ लेते हैं। हम क्यों सेल करते हैं, हम उसको क्यों प्राइवेटाइज कर रहे हैं? पहला, जिन लोगों को हम लोग स्टेक बेच रहे हैं वो लोग फाइनेंशियल डिसिप्लिन लेके आएंगे। जब किसी का पैसा लगेगा प्राइवेट आदमी का, तो वो उस एंटरप्राइजेस के बोलो मैनेजमेंट को मॉडर्नाइज करेगा। वो सही जगह पर पैसे लगाएगा जहां से उसको रिटर्न मिले, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करेगा। तो दो चीजें इंप्रूव होंगी, एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन आएगा इस तरीके से, दूसरा मॉडर्नाइजेशन होगा। क्लियर है क्या बेटा? क्योंकि जो प्राइवेट कंपनी होती है, जो प्राइवेटाइजेशन होता है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्राइवेट कैपिटल लगाना। तो प्राइवेट कैपिटल वाले का फोकस क्या होगा कि भाई उसी जगह लगाओ जहां से रिटर्न मिले, और वो मॉडर्नाइजेशन के लिए मैनेजरियल कैपेबिलिटीज वाले लोगों को बिठाएगा। बराबर है? क्लियर है? उससे पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव होगा। प्राइवेट लोगों को इन्वॉल्व करने के दो फायदे, कैपिटल आना और मैनेजरियल कैपेबिलिटीज लेके आना, राइट, डिसिप्लिन लेके आना और मॉडर्नाइजेशन लेके आना। अब इसमें कुछ कंपनियां हैं जो भारत सरकार ने इंट्रोड्यूस की थी ना, कॉम्पिटिटिव मार्केट में कंपटीशन के लिए, कि भाई तुम, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत सारी पब्लिक कंपनीज है वो जिसे बैठ के वेलफेयर ही कर रही है, वो पैसे भी तो कमाए। तो नवरत्न एंड कुछ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इनको नाइन जेवल्स भी कहा जाता है। इंपीरियल कोर्ट ऑफ किंग विक्रमादित्य, जिन्होंने उन्होंने नवरत्न जैसा टर्म इंट्रोड्यूस किया आर्ट के, लिटरेचर और नॉलेज के आधार पर, वैसे नवरत्न कंपनी हम लोगों ने बनाई। अब उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या था समझने की कोशिश करते हैं बेटा फटाफट, है ना। एफिशिएंसी बढ़े। भाई आप प्रॉफिट के लिए काम करोगे तो आप क्वालिटेटिव सर्विस की तरफ जाओगे, उससे आपकी काम करने की एफिशिएंसी बढ़ेगी, के अंदर प्रोफेशनलिज्म आए, ठीक है, आप ज्यादा compete कर पाए, है ना, कौन से वर्ल्ड में? लिबरलाइज ग्लोबल एनवायरमेंट में। ये मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो नवरत्न कंपनियां हैं, जो हमारी सरकार की नवरत्न कंपनियां थी, जिनको प्राइवेटाइज कर दिया गया, टू compete विद द वर्ल्ड, स्पेशलाइज इन द वर्ल्ड एंड बिकम मोर एफिशिएंट। गवर्नमेंट ने तो पहले तो आइडेंटिफाई किया कि भाई ये कंपनी है कौन, पब्लिक एंटरप्राइजेस कौन है जो मेरे लिए काम कर सकती हैं। फिर उनके कैपिटल के आधार पर, प्रॉफिट के आधार पर, उनके परफॉर्मेंस के आधार पर, उनके टर्नओवर के आधार पर, उनके एक्सपांशन कैपेसिटी के आधार पर उनको महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न की कैटेगरीज में डिफाइन किया गया। इन कंपनियों को ना, जैसे कि बीएसएनएल हो गया बेटा, ना वीएसएनएल हो गया, भेल हो गया, है ना, सेल हो गया, सेल अथॉरिटी हो जाता है आपका, तो ओएनजीसी हो गया, आईओसी हो गया। इनको बहुत ज्यादा मैनेजरियल और ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस दी गई कि आप अपना मैनेजमेंट और अपना रेगुलर ऑपरेशनल वर्क आप खुद करें। इससे क्या होगा, कंपनी एफिशिएंटली काम करेगी क्योंकि सरकार की दखल अंदाजी नहीं होगी, और उससे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे बढ़ेंगे। तीन चीजें मिली इन लोगों को, आपको पता है। ऑपरेशनल ऑटोनॉमी मिली, स्वतंत्रता, जिसको अपॉइंट करना है, वेजेस कितने देने हैं, रॉ मटेरियल को लेकर डिसीजन मेकिंग लेना, कैपिटल को लेकर। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिली, पैसा कहां से इकट्ठा होगा, कहां से रेस होगा, कहां लगाया जाएगा। और टॉप मैनेजमेंट की ऑटोनॉमी मिली, है ना। क्लियर है?
और उन्हीं को बोला गया, बताइए आप, रिफर्ड एज मिनी रत्न। मिनी रत्न मतलब अब कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 में आती है, उतना डिटेल आपको दी नहीं गई है। कैटेगरी 1 वाले में है कि पिछले 3 साल में आपने इतना इतना प्रॉफिट कमाना है वन ऑफ द ईयर्स में, ठीक है। और उसमें तो कैटेगरी 2 है, उसमें हो सके पिछले 3 साल में आपका पॉजिटिव नेटवर्थ होना चाहिए, तो वो अभी आपको दिया नहीं है, बट आपको बता दे रहा हूँ। क्लियर। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस आर डिजाइन विद डिफरेंट स्टेटस। जो सेंट्रल पब्लिक एंटरप्राइजेस है उनको डिफरेंट स्टेटस के थ्रू डिफाइन किया गया है। और पहला है महारत्न, इसको हम अंडरलाइन कर देंगे। महारत्न कंपनियों के नाम क्या है बेटा? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नाम से ही लग रहा है बड़ी बड़ी पब्लिक एंटरप्राइजेस है। नवरत्नों में क्या आएंगे बेटा? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स, जो इस देश के डिफेंस इक्विपमेंट्स में बहुत काम आती है। महानगर टेलीफोन, एमटीएनएल बोलते हैं इसको। मिनी रत्न में क्या आ जाएगा बेटा? बीएसएनएल, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो अदानी के साथ मिलकर काम कर रही है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म, जो आपको खाना प्रोवाइड करती है ना रेलवे में, ये आपको पूछ सकता है एग्जाम में। मेनी ऑफ दीज प्रॉफिटेबल पीएसईज कब बनाई गई थी देश में? 50s में और 60s में। पीएसई मतलब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, और पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। डेफिनेटली अपने को पूछ सकता है कौन सा ऑब्जेक्टिव था ये? तो ये इसलिए बनाई गई थी क्योंकि हम अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। याद है 4 ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे हम लोगों ने? सेल्फ रिलायंस बनाना चाहते थे, ठीक है। क्यों बनाए गए थे ये सर? इन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए, है ना, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, क्योंकि जब एंटरप्राइजेस बनेंगी तो रोड बनेगी, बिजली आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिले पब्लिक को, आम जनता को रोजगार मिले इनसे। क्वालिटी एंड प्रोडक्ट पहुंचे लोगों को, मास प्रोडक्शन होगा, तो रीजनेबल कॉस्ट में प्रोडक्ट कॉस्ट जाए गुड्स जाएंगे लोगों तक। क्लियर है ना? तो व्हाट वाज द इंटेंशन? क्रिएट पीएससीज एट 1950s एंड 60s। सेल्फ रिलायंस वाले ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना, इन उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, फिर उनके थ्रू पब्लिक को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, फिर उनके थ्रू आम जनता को क्वालिटी एंड प्रोडक्ट देना एट मिनिमम कॉस्ट। क्लियर है? फिर उनकी अकाउंटेबिलिटी, उनकी ऑडिटिंग होती है, उनके अकाउंट्स बनाए जाते हैं, तो उनका अकाउंटेबल बनाना, उनके पब्लिक अकाउंट्स रखे जाते हैं, उनके पार्लियामेंट्स में उनके अकाउंट्स को रखे जाते हैं, ठीक है। और उनको फिर स्टेटस दिया जाता है उनके परफॉर्मेंस के आधार पर, जो भी स्टेटस दिया जाएगा सरकार के द्वारा। एग्जाम में पूछ सकता है अपने को? बिल्कुल पूछ सकता है। स्कॉलर्स ने आर्ग्यू किया that instead of facilitating public enterprises in their expansion, उनको मदद करने से बेटर, कहां मदद कर रहे थे आप उनको? एक्सपांशन में लिखा ना, इंस्टेड ऑफ फैसिलिटेटिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस इन देयर एक्सपांशन, कैन उन्हें ग्लोबल प्लेयर बनाने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए बोल रहा है वो? गवर्नमेंट पार्टली प्राइवेटाइज देम थ्रू दिस इन्वेस्टमेंट। रेदर देन डूइंग दैट, आप उनको प्राइवेटाइज कर दो थ्रू दिस इन्वेस्टमेंट, अपने पास रखो ओनरशिप और कंट्रोल, ठीक है। ऑफ लेट गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि भाई रिटेन देम इन द पब्लिक सेक्टर, हम इनको पब्लिक सेक्टर में रखेंगे, एक्सपांड हम खुद करेंगे, इनेबल देम टू एक्सपांड देमसेल्व्स, उनको इतना इनेबल बनाएंगे कि वो एक्सपांड करें ग्लोबल मार्केट में, एंड रेज रिसोर्सेज बाय देमसेल्व्स फ्रॉम, ये ऑटोनॉमी मिल गई उनको। तो सरकार ने बाद में डिसाइड किया कि यार इसको मैं अगर डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू एक्सपांशन करने की कोशिश करूंगा, ग्लोबल प्लेयर बनाने की कोशिश करूंगा, तो हमारे हाथ से कहीं ये बात निकल ना जाए, पूरा प्राइवेटाइजेशन ना हो जाए। तो बाद में सरकार ने डिसाइड किया नहीं नहीं नहीं, हम इसको रिटेन करेंगे, उनको इनेबल बनाएंगे कि वो अपने आप को एक्सपांड करें और अपने लिए खुद इकट्ठे करें रिसोर्सेज फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू। सही है? तो सरकार ये कर रही थी, लोगों ने बोला ये करना चाहिए, क्योंकि पूरा प्राइवेटाइज कर दोगे, कंट्रोल दे दोगे, मैनेजमेंट दे दोगे, तो फिर वो मोनोपोलीज हो जाएंगी और फिर वो एक्सप्लॉइटेशन होगा। दैट इज द रीजन। नेक्स्ट आ जाते हैं ग्लोबलाइजेशन के थ्रू। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? दो दुनिया जब मिलकर काम करती है, इट्स लाइक इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी ना। जब एक कंट्री पूरी दुनिया के साथ मिलकर काम करती है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी फिनोमिना है। बहुत सारी पॉलिसीज बनाई जाएंगी, वर्ल्ड को बनाया जाएगा इंटरडिपेंडेंस और इंटीग्रेशन, मतलब एक दूसरे पे हम डिपेंड भी हैं और एक दूसरे से हम मिल के भी काम कर रहे हैं ना, हमारा इंटरडिपेंडेंस और इंटीग्रेशन। इट क्रिएशन ऑफ नेटवर्क्स बनेंगे, है ना। कैसे किस आधार पर हम लोग मिलकर काम करेंगे? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, सोशल एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, जोग्राफिकल बाउंड्रीज एक होंगी। आज देख लीजिए आप लोग, हम लोगों ने कितने सारे ट्रेड एग्रीमेंट्स एमओयू साइन किए हैं यूरोपियन यूनियन के साथ में, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज के साथ में, है ना, कुछ गल्फ कंट्रीज के साथ में। इट्स ए क्रिएशन ऑफ नेटवर्क एंड एक्टिविटीज इररिस्पेक्टिव इकोनॉमिक सोशल, और भले हमारी इकोनॉमिक स्थिति अलग हो, भले हमारी सामाजिक स्थिति अलग हो, भले हमारी जोग्राफिकल बाउंड्रीज अलग हो, पर हम एक नेटवर्क के थ्रू काम कर रहे हैं, हम एक्टिविटीज इस तरीके से क्रिएट कर रहे हैं कि हम इंटरडिपेंडेंट भी हैं और इंटीग्रेटेड भी हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस सिचुएशन।
अब इसका वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट है आउटसोर्सिंग। ये ग्लोबलाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट, हम लोग आज यूएस में आप देखते होंगे बहुत सारी बड़ी बड़ी आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी इंडियन इंजीनियर्स को हायर करती हैं, इंडियन कंपनीज को हायर करती हैं। तो जब आप किसी और के लिए उनका वो काम करते हैं जो उनके लिए शायद इंपॉर्टेंट हो या शायद इंपॉर्टेंट ना हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट होगा मतलब हमारे बस का है, इंपॉर्टेंट नहीं होगा मतलब उनके लिए नॉन सिग्निफिकेंट है, उसको हम लोग बोलते हैं आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है, एक कंपनी रेगुलर सर्विस हायर करती है, कौन से सोर्स से, एक्सटर्नल सोर्स से, मोस्टली फ्रॉम अदर कंट्रीज विच वाज प्रीवियसली प्रोवाइडेड इंटरनली। पहले वो उनके देश में था, बट वो उनके देश में उतना इकोनॉमिकल नहीं होगा, उतना क्वालिटेटिव नहीं होगा, उन्हें लगता होगा यार कहीं और से हायर किया जाए, जैसे कि लीगल सर्विसेज, कंप्यूटर सर्विसेज, एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज एंड सिक्योरिटी सर्विसेज। अब देखते तो है हमारी बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां यूएस कंपनीज को, यूरोप में लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। आउटसोर्सिंग इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आउटकम्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सही है। लीगल टीम हायर करते हैं लोग बाहर से। एडवर्टाइजमेंट, इंडिया में कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज जिन्होंने एडवर्टाइजमेंट के लिए बाहर की एजेंसीज हायर की हैं, स्पेशली एंटरटेनमेंट में। एज अ फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, आउटसोर्सिंग हैज इंटेंसिफाइड इन रिसेंट टाइम्स, और आज एक बहुत बड़ा पार्ट बन चुका है एट द ग्रोथ ऑफ फास्ट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, है ना। क्योंकि आज इतनी तेजी से कम्युनिकेशन बढ़ रहा है। आउटसोर्स तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, लोगों तक बात पहुंच रही है, लोगों को पता चल रहा है कि भाई आउटसोर्सिंग एक इंपॉर्टेंट फॉर्म है इकोनॉमिक एक्टिविटी का, जिसे यूज किया जा सकता है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, जैसे कि स्पेशली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर। सर ठीक है, कम्युनिकेशन के थ्रू लोगों को आउटसोर्सिंग के बारे में और पता चल रहा है, कौन कौन सी सर्विसेज देते हैं आउटसोर्सिंग के थ्रू। वॉइस बेस्ड बीपीओ कॉल सेंटर हमने देखा होगा, record keeping, it's like bookkeeping, accountancy, chartered accountant service, legal services, banking services, music recording, film editing, book transcription, clinical advice, like medical services, and even teaching are being outsourced। ये सब चीजें हम इंडियंस यहाँ बैठ के आउटसोर्स कर रहे हैं, कर रहे कि नहीं कर रहे, बिल्कुल कर रहे हैं सर। इंपॉर्टेंस ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देश में जब से मॉडर्न कम्युनिकेशन आया, किसके थ्रू आया बेटा, इंटरनेट के थ्रू, टेक्स्ट मैसेजेस, वॉइस कम्युनिकेशन, विजुअल डेटा। आज हम विजुअल डेटा के थ्रू कोई भी फाइल भेज सकते हैं, कोई भी डिजिटल डेटा भेज सकते हैं। किस क्यों हुआ ये, क्योंकि सर्विस डिजिटलाइज्ड हो गई है, आज ट्रांसमिटेड हो रही है, जो समय में सामान इंफॉर्मेशन भेजी जा रही है उसी समय इंफॉर्मेशन मिल रही है, रियल टाइम में हो रहा है जो भी हो रहा है, थ्रू कॉन्टिनेंट्स, थ्रू नेशनल बाउंड्रीज। तो आज मॉडर्न कम्युनिकेशन जुड़ा हुआ है किसके थ्रू बेटा, इंटरनेट के थ्रू, टेक्स्ट के थ्रू, वॉइसेस के थ्रू, विजुअल डेटा के थ्रू। किसकी मदद से, डिजिटलाइजेशन, ट्रांसमिटेड कौन से टाइम में होता है, रियल टाइम में, थ्रू कॉन्टिनेंट, थ्रू नेशनल बाउंड्रीज। सही है। Most multinational companies and even all the small companies are outsourcing their सर्विसेज टू इंडिया, क्योंकि हम उनके लिए बेहतर भी हैं और हम उनके लिए चीप भी हैं। We are cheaper and we are reasonably accurate and skillful. That is why our IT engineers are hired by US company, not just because we are cheap, because they paid at dollars and we counted in rupees. तो हमको मजा आता है उसमें कि भाई कितना मिला, $1,000, अरे अरे 1 लाख रुपए मिल गए। But we are also skillful, we are also accurate in our services, that's why we are hired। उससे फॉरेन करेंसी एक्सचेंज होता है। रीजन क्या है इसमें लिखा है, एक तो लो वेज रेट में अवेलेबल है हम लोग, और ऊपर से स्किल मैन पावर अवेलेबल है, और हमारी तादाद भी बहुत ज्यादा है। तो इसलिए ग्लोबल आउटसोर्सिंग में हमारा, बोलो बेटा, डिमांड बहुत ज्यादा है। रीजन पूछ सकता है ना, व्हाई वी आर डिमांडेड एट ग्लोबल आउटसोर्सिंग, ये रीजन है। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, फाउंडेड इन 1995। ये सक्सेसर था एक पुराने ऑर्गेनाइजेशन का। वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, वो एग्रीमेंट था देशों के बीच में। उस एग्रीमेंट का नाम था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ये एग्रीमेंट बना था देशों के बीच में 1948 में। 23 कंट्रियां थी, 46 ऑर्गेनाइजेशन थी जो पूरे ट्रेड एग्रीमेंट्स को एडमिनिस्ट्रेशन करती थी। इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती थी कंट्रीज को इंटरनेशनल मार्केट में। इस एग्रीमेंट को एक संस्था ने रिप्लेस किया, इसका नाम क्या है, WTO। इसकी अप्रोच क्या है, रूल बेस्ड अप्रोच है। WTO बनाता है रूल्स, ट्रेडिंग रूल्स बनाता है, विच नेशन कैन नॉट प्लेस आर्बिट्री रेस्ट्रिक्शन। फिर नेशन अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाएगा। आर्बिट्री मतलब अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाएगा, वॉलंटरली कुछ नहीं कर पाएगा। फिर जो रूल बनेंगे WTO मेंबर्स के बीच में, वही रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। पर्पस क्या है बेटा, बाजू की आवाज को इग्नोर करना, जैसे मैं इग्नोर कर रहा हूं। पर्पस क्या है WTO का, आपको पर्पस पूछेगा, प्रोडक्शन और ट्रेड ऑफ सर्विसेज को एनलार्ज करना है। दुनिया में जो रिसोर्सेज पड़े हुए हैं, जो अंडर यूटिलाइज्ड है, उनको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, और इस तरीके से करना है कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए।
डब्ल्यूटीओ का जो एग्रीमेंट है वो कवर करता है गुड्स को भी और सर्विसेज को भी। किसके थ्रू एक्सचेंज होता है बेटा? ये बायलैटरल एग्रीमेंट्स, मल्टीलैटरल, मल्टीपल मल्टीपल देश, दो और दो से ज्यादा। कैसे करोगे तुम वर्ल्ड ट्रेड? कैसे बढ़ाओगे? सर हमें दो तीन चीजें हटानी पड़ेंगी। हमें टैरिफ रेट्स कम करने पड़ेंगे या रिमूव करने पड़ेंगे, है ना? ड्यूटीज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज या नॉन टैरिफ बैरियर्स लाइक रेगुलेशंस, लाइसेंसिंग, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस। उससे ग्रेटर मार्केट एक्सेस होगा ऑल मेंबर कंट्रीज के लिए। सब देश एक दूसरे के देश में जाके अपने सामान को बना पाएंगे और बेच पाएंगे। ये पर्पस समझा आप लोगों को? यस सर, बिल्कुल समझा, है ना? एग्रीमेंट्स बनाए जाएंगे गुड्स एंड सर्विसेज को लेके, रिमूवल किया जाएगा टैरिफ्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स को, और पूरे मेंबर कंट्री के लिए एक मार्केट एक्सेस खोला जाएगा। इसमें इंडिया का रोल क्या है बच्चों? इंडिया का रोल क्या है? इंडिया फोर फ्रंट, सबसे आगे है ग्लोबल रूल्स बनाने में, फेयर ग्लोबल रूल्स बनाने में, सबके लिए फेयर रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड सेफ गार्ड्स। इंडिया बोलता है रूल्स बनाओ, रेगुलेशंस बनाओ, सेफ गार्ड भी रखो कि किसी देश के साथ में अन्याय ना हो, उसे डोमिनेट ना किया जाए। इंटरेस्ट ऑफ द इंडिया किसका मोर्चा संभाले हुए है? डेवलपिंग वर्ल्ड का। जो देश डेवलप होने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी रूल्स बनाए जाएंगे, जो भी ताकतवर देश है, जो भी डेवलप देश है, ऐसे रूल्स बनाओ, ऐसे रेगुलेशंस बनाओ, हमें सेफगार्ड करो, हमारे प्रति एडवोकेशन रखो, हमारे को कोई अगर इनजस्टिस हो तो हमारी बातों को सुना जाए, हमारे इंटरेस्ट के लिए। तो इंडिया ने बोला मैं बिल्कुल कमिटेड हूं, किसको लेके? ट्रेड के लिबरलाइजेशन को लेके। जो कौन बना रहा है बोलो? बाय रिमूविंग द, बोलो बेटा, नॉन टैरिफ मेजर्स लाइक क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन, इंपोर्ट एंड रिड्यूस द। इसे खत्म नहीं कर सकते ना, क्योंकि सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी है और ये कंट्रोल भी करता है ट्रेड को, मोनोपोली क्रिएट ना हो। बोलता मैं कमिटेड भी हूं उसके थ्रू। बट उन्होंने बोला यार इंडिया कह तो रहा है, बट क्या इंडिया का ये कहना यूजफुलनेस है बीइंग अ मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ? क्योंकि जो मेजर ट्रेड होता है वो तो डेवलप्ड नेशन के बीच में होता है। तो इंडिया कुछ भी कह ले, इंडिया का जो स्टैंड है ये उतना सक्सेसफुली वहां एक्नॉलेज नहीं होता। का रीजन है जो क्या लिखा है, दे ऑल्सो से दैट वाइल डेवलप्ड कंट्रीज, ये भी कंप्लेंट फाइल करते हैं। बताओ आप, अच्छा किस चीज को लेके? तो बोले एग्रीकल्चर सब्सिडीज गिवन इन देयर कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज फील चीटेड एज दे आर, बोलो क्या कर रहे हैं? डेवलप कंट्रीज फाइल करती हैं कंप्लेंट ओवर कि हमारे देश में जब कोई सामान बेचता है बाहर से एग्रीकल्चर का, तो वो सब्सिडी दे देता, तो हाँ, वो सामान सस्ता हो जाता, तो हमारा एग्रीकल्चर नहीं बिकता। ये डेवलप कंट्रीज की कंप्लेंट। अच्छा ठीक है, चलो ये मान लिया। फिर डेवलपिंग कंट्रीज क्या बोलती हैं? हम भी चीटेड फील करते हैं एज दे वर फोर्स टू ओपन देयर मार्केट फॉर, हमें भी मजबूरी में डेवलप कंट्रीज के लिए अपना मार्केट खोलना पड़ता है, पर वो हमको अपने मार्केट में नहीं आने देते, जो आज ट्रम्प भाई साहब कर रहे हैं कि मैं तो घुसूंगा और तुमको नहीं आने दूंगा, टैरिफ बैरियर्स लगा लगा के। तो दोनों अपनी शिकायत लेके बैठे, ये भी अपनी शिकायत लेके बैठे, ये भी अपनी शिकायत लेके बैठे। क्लियर है? पूछ सकता ना एग्जाम्पल, क्या आर्ग्यू किया दोनों कंट्रीज ने? इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग रिफॉर्म्स, एक असेसमेंट किया गया, कैलकुलेशन किया गया, एनालिसिस किया गया कि रिफॉर्म प्रोसेस कंप्लीटेड 3 डिकेड्स, 3 इज इंट्रोडक्शन। देखते हैं परफॉर्मेंस क्या हुआ है। 3 था ना, 30 साल होने को आ रहे हैं, 30 साल। इन इकोनॉमिक्स ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी हैज बीन मेजर्ड बाय, इंडिया का ग्रोथ, किसी भी देश का ग्रोथ कैसे मेजर किया जाता है? जीडीपी से। यस सर। पोस्ट 1991 इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ है वो बढ़ा है 2 डिकेड्स में 5.6, बोले बेटा 5.6 तक। अब 80 से 91 में, वो 2007-12 में कितना हो गया? 8.2, तो बढ़ा है जीडीपी। मगर इसमें एक दिक्कत है, रिफॉर्म पीरियड में जिस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होना था वो गिर गया, डिक्लाइन। इंडस्ट्रियल सेक्टर फ्लक्चुएशंस में चल रहा है। सबसे ज्यादा कौन गॉन अप किया? सर्विस सेक्टर, जिसमें हमारे सबसे कम लोग काम करते हैं, बट सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जीडीपी में इसका है। आईटी सेक्टर, कम्युनिकेशन सेक्टर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जांपल भी है। एक सेकंड ना बच्चों, पांडा भाई का फोन है, हर्ष। हाँ, हैप्पी बर्थडे, आ रहा हूँ 5 मिनट रुक। सर्विस सेक्टर का ग्रोथ बढ़ा, इंडस्ट्री का फ्लक्चुएट हुआ और एग्रीकल्चर का डिक्लाइन हो गया, जबकि हमारी जीडीपी बढ़ी। तो जीडीपी तो बढ़ी बट सेक्टर फ्लक्चुएशन बहुत खतरनाक हुआ। तो इससे ये प्रूफ होता है ना कि जो जीडीपी है वो मेनली ड्रिवन कौन 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 किसके भरोसे चल रही है? मगर वहां आपकी कम पॉपुलेशन काम करी, दैट इज व्हाई आवर नेशनल इनकम इज ह्यूज बट हमारा पर कैपिटा इनकम इज लो, बिकॉज हमारा लार्ज पॉपुलेशन तो एग्रीकल्चर सेक्टर में बिलोंग करता है। 12 से 15 में बहुत सेटबैक हुआ हमारे ग्रोथ रेट में, पोस्ट 1991, है ना, 12 से 15 के बीच में हमारा थोड़ा सा ढलान आई। 13-14 में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट किसकी हुई? एग्रीकल्चर की। 13-14 के बाद में फिर नेगेटिव ग्रोथ रेट आ गई। सर्विस सेक्टर बढ़ ही रहा है, ओवरऑल जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है, कितना बोलो?
9.8%, 14-15, है ना? क्लियर? इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो भी स्टीपली डिक्लाइन हो रहा है ड्यूरिंग टू 12-13। सब्सिक्वेंट ईयर्स में थोड़ा सा पॉजिटिवली बढ़ने लगा। पूछ सकते हैं अपने को 12-13, 13-14 ईयर के बारे में। 13-14 में एग्रीकल्चर ऊपर था, फिर उसके बाद गिरने लगा। फिर 13-14, 14-15 में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसने किया? सर्विस सेक्टर ने। 12-13 में इंडस्ट्रियल सेक्टर थोड़ा डाउन था, फिर सब्सिक्वेंटली ईयर्स में बढ़ने लगा। इम्पैक्ट ऑफ रिफॉर्म्स। सर अगर हम अपनी इकोनॉमी को खोलेंगे, लिबरलाइज करेंगे, तो हमारे देश में ये आएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और रिजर्व्स आएंगे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट किस रूप में आएगा? एफडीआई के रूप में आएगा और एफआईआई के रूप में आएगा। एफडीआई मतलब आइए हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करिए, खुद बिजनेस करें, फॉरेन एक्सचेंज लेके आए। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? एज ए मर्चेंट बैंकर, एज एन इन्वेस्टमेंट बाहर से बैठो, वहां से बैठ के इन्वेस्टमेंट करो, आपको धंधा करेंगे, धंधे से कमा के आपको भी पैसा देंगे। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है हमारे बड़े हैं बेटा। यूएस डॉलर $6 बिलियन था 1991 में, वो $413 बिलियन हो गया 18-19 में। लार्जेस्ट फॉरेन रिजर्व होल्डर है हम लोग दुनिया में, इन द वर्ल्ड। हम सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बने 1991 में। कौन सी चीजों के? ऑटो पार्ट्स, कंपोनेंट्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट, आईटी सॉफ्टवेयर एंड टेक्सटाइल। पूछ सकते हैं ना 1991 के बाद में कौन सी चीजों के आप सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बने? कई लोग उसके क्रिटिक्स भी हैं। ऑन द अदर एंड रिफॉर्म प्रोसेस बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज भी की। नहीं नहीं, जो बेसिक प्रॉब्लम थी देश की वो उसको आप सॉल्व ही नहीं कर पाए। जैसे आप रोजगार नहीं दे पाए लोगों को, आप एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए, इंडस्ट्रियल सेक्टर को कोप अप नहीं कर पाए, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप कर पाए देश का, आपने देश के खर्चों को, रेवेन्यू को सही तरीके से मैनेज नहीं किया, टैक्सेशन पॉलिसी को सही तरीके से मैनेज नहीं किया। ये ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट थ्रू जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ी। लोगों ने कहा कि ग्रोथ रेट बढ़ रही है अगर इतनी तेजी से, तो वो एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं जनरेट कर पा रही है इनफ? तो इसको हम लोग बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ। क्या बोलते हैं? जॉबलेस ग्रोथ। रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हैव नॉट बीन एबल टू बेनिफिट। जो रिफॉर्म्स आए 1991 के बाद में, उसको इसको इसका बेनिफिट नहीं मिल पाया, ग्रोथ रेट इसका नहीं बढ़ा, ये तो और कम होने लगा। जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट थे एग्रीकल्चर में, स्पेशली एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे आप इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है एग्रीकल्चर के लिए बेटा? इरिगेशन, पानी की सुविधा प्रोवाइड करना, बिजली की सुविधा प्रोवाइड करना, रोड्स बनाना, मार्केट्स को जोड़ना, है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करना, जैसे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन ने किया था, वो गिर चुका है 1991 के बाद, क्योंकि वो उसके पहले बढ़ा था। आपको पूछ सकता है ना क्या क्या चीजों में डीएक्सेलरेशन हुआ है ना? फर्दर पहले फर्टिलाइजर में सब्सिडी मिलती थी, वो आपने पार्शियली रिमूव कर दी, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि वो सस्ता करता था ना खेती बाड़ी को। उससे सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन होगा? स्मॉलर मार्जिनल फार्मर्स। फिर बहुत सारी चीजें हमने, जो इंपोर्ट ड्यूटी थी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे, जो हमने रिडक्शन थे उसको बढ़ा दिए। जो लो मिनिमम सपोर्ट प्राइस था कि सामान नहीं बिका तो हम बेच के देंगे, इतने प्राइस पर देंगे, आपने उसको खत्म करने की कोशिश की। कुछ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन थे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को लेके बाहर के, वो आपने लिफ्ट कर दिए। फिर तो यहाँ का किसान मरेगा ही। इंपोर्ट ड्यूटीज जो थी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को लेके, जो बाहर वाले सामान पे लगाई जाती थी, उसको आपने रिडक्शन कर दिया। जो लो मिनिमम सपोर्ट प्राइस था किसानों को सपोर्ट करने के लिए, एमएसपी बोलते हैं, वो आपने कम कर दिया, और कम कर दिया एमएसपी को, अगर कोई चीज है ना। और जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन थे कुछ इंपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को लेकर, वो आपने लिफ्ट कर दिया। तो इससे किसको अफेक्ट हुआ? इंडियन फार्मर्स को, इंटरनेशनल कंपटीशन से बहुत ज्यादा। दूसरी बात, फिर ऐसा भी हुआ तो फार्मर क्या बोलता, फिर भाई मैं डोमेस्टिक गुड्स नहीं बनाता ना, फिर मैं वो गुड्स बनाता हूँ जिसको बेच के मुझे पैसा मिले। तो लोगों ने ट्रेडिशनल क्रॉप्स को छोड़ा, फिर कैश क्रॉप बनाना स्टार्ट किया, जिससे पैसा मिलेगा। ठीक है, अब ट्रेडिशनल क्रॉप्स नहीं बनेगी, मगर कंजम्पशन तो उसी का होता है, रोटी चावल तो हम खाते हैं, उसका प्राइसेस बढ़ने लगेगा फिर, क्योंकि उसका कंजम्पशन तो इंडिया में होगा, बट आप उसको बना नहीं रहे हो, आप वो बना रहे हो जो दुनिया को चाहिए। क्लियर है? इंडस्ट्रियल सेक्टर के रिफॉर्म्स है बेटा, बहुत इजी रिफॉर्म्स है। सर इंडस्ट्रियल सेक्टर के साथ एक दिक्कत हुआ, ये स्लो डाउन में चले गया, जबकि बढ़ना चाहिए था, क्योंकि हमारा पूरा ड्रिवन कौन कर रहा है? सर्विस सेक्टर। बहुत सारे रीजंस है। इंपोर्ट चीप हो गए, बाहर का सामान इजीली अवेलेबल है इस देश में, इन्वेस्टमेंट्स नहीं आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्टमेंट्स होना चाहिए, रोड, बिजली, मशीन्स, वो नहीं है। डेवलपिंग कंट्रीज को मजबूर किया जा रहा है, फोर्स टू ओपन देयर इकोनॉमीज, के बाहर के गुड्स बेचो डेवलप कंट्रीज के। ठीक है, ये तो हम तुम्हारे देश में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। अब उनके आने से हमारी इंडस्ट्रियल वल्नरेबल हो जाती हैं, फिर हम क्या सामान बेचें, हम कैसे कम्पीट करें? चीपर इंपोर्ट्स अवेलेबल होंगे तो ये कौन खरीदेगा? ये कोई नहीं खरीदेगा। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी नहीं है, जैसे कि पावर सप्लाई अभी भी इनएडिक्वेट है, लैक ऑफ इन्वेस्ट। तो कौन धंधा करेगा फिर यहाँ पर आके ना? हमारे लोग तो कम्पीट ही नहीं कर पाएंगे बाहर के लोगों से, क्योंकि वो जब आते हैं बाहर से तो वो खुद अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेते हैं। ग्लोबलाइजेशन बोलता है कभी कभी ऐसी कंडीशन क्रिएट करता है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं कहाँ से? मेरे बच्चे, वो अफेक्ट करते हैं किसको? लोकल इंडस्ट्रीज को। और उससे बहुत बड़ा इंपैक्ट किस पे होता है? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पर, जो लोकल लोगों को काम मिल रहा है बेचारा।
और इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री को आज भी एक्सेस नहीं है डेवलप वर्ल्ड का, बिकॉज ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस और रेगुलेशंस एंड लाइसेंसिंग, दैट इज नॉन टैरिफ बैरियर्स, कोटा रिस्ट्रिक्शन बोलते हैं ना उसको, एग्जांपल दिया हुआ है। डिसइन्वेस्टमेंट पता है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के इक्विटी को सेल कर देना। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि भाई कब से चालू हुआ था, फिक्स टारगेट थे उसके कि कितना पे इतना पैसा इकट्ठा करना था 1991 में, 2017-18 में आपने कितना टारगेट, जैसे आपने कितना रखा था, है ना, ना टारगेट इतना था, आपने इतना अचीव किया, एग्री। 17-18 में आपने बोलो टारगेट कितना रखा था, इतना, आपने अचीव इतना किया, वही इक्विटी को सेल करके। बट क्रिटिक्स ने कहा भैया आप जब अपनी एंटरप्राइजेस को बेच, आप अपने धंधे को बेचोगे तो आप ओवर वैल्यू में बेचोगे कि अंडर वैल्यू में बेचोगे ना, क्योंकि आपको पैसों की जरूरत है और उसको पता है कि सरकार को पैसों की जरूरत है, तो अंडर वैल्यूशन में जाएगा। सरकार के रेवेन्यू को तो लॉस हो रहा है ना, सब्सटेंशियल लॉस, एसेट्स कम हो जा रही है आपकी, आपका धंधा बिक रहा है मतलब एसेट्स कम हो रही है। पूछ सकते हैं आपने कोई पॉइंट। और जो पैसा आप कमा रहे हो, जो पैसा आप कमा रहे हो किसके थ्रू रिसीव हो रहा है, आपको डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू कमा नहीं रहे हो, रिसीव हो रहा है, वो सरकार के रेवेन्यू को उतना हेल्प नहीं कर पा रहा है, ठीक है, लिखा ना, यूज टू ऑफसेट द, ये सरकार के रेवेन्यू की तरफ जा रहा है रेदर देन यूजिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ। हमने डिसइन्वेस्टमेंट क्यों किया, कि हमें पैसा मिलेगा तो हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, तो पैसा यहां ना जाते हुए कहां जा रहा है, सरकार के खर्चों के लिए जा रहा है, तो सरकार के पास वैसे ही रेवेन्यू नहीं है, तो फिर इनको कहां से डेवलप करोगे आप, अब सर समझा, और ना आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पा रहे हो, तो ना आप इनको डेवलप कर पा रहे हो ना इंफ्रास्ट्रक्चर, आप तो सरकार के रेवेन्यू को कंपेंसेट कर रहे हो। डेफिसिट बजट होता है ना हमारा, पॉलिसीज के लिए, योजनाओं के लिए, तो ये एक फेलियर रहा डिसइन्वेस्टमेंट का। क्लियर है, समझ में आया, और ये हमारा चैप्टर खत्म। व्हाई यू थिंक अ पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इज बेस्ट वे टू इंप्रूव देयर एफिशिएंसी, क्या लगता है सरकार के हिस्से को बेच के एफिशिएंसी बढ़ाई जा सकती है? लेट्स स्टार्ट। रिफॉर्म्स एंड फिस्कल पॉलिसी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैव प्लेस्ड लिमिट्स हैं ऑन द ग्रोथ ऑफ स्पेशली इन सोशल सेक्टर। समझते क्या, टैक्स रिडक्शन किए गए रिफॉर्म पीरियड में, यस सर, टैक्स रिडक्शन होगा तो क्या होगा बेटा, सर रेवेन्यू बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा, इससे जो टैक्स की चोरी है वो खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी, है ना, वो नहीं हो पाई, वो नहीं हो पाई, है ना, जो होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई, तो फेलियर हो गया, है ना, क्लियर है। उसके बाद ऑल्सो द रिफॉर्म पॉलिसीज लाइक टैरिफ में रिडक्शन किया हम लोगों ने, हैव कर्टेल द स्कोप फॉर रेजिंग रेवेन्यू थ्रू कस्टम ड्यूटी। अब हम लोग क्या करते थे, टैरिफ बढ़ा के रखते थे तो उससे हमारा कस्टम रेवेन्यू आता था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी, वो कम हो गया साला। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए हमने उनको बहुत सारी फाइनेंशियल छूट दी, जैसे टैक्स हॉलीडेज दिए, टैक्स इंसेंटिव्स दिए, लोन में सब्सिडी दी, तो उससे जो रेवेन्यू आता था वो भी कम हो गया। तो हमारे, और जो रेवेन्यू सरकार का आता था डेफिनेटली कहाँ खर्च करती थी सरकार, डेवलपमेंट वेलफेयर पे, तो उस पर इंपैक्ट पड़ेगा ना, तो नुकसान तो हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव तो रहा। ये आपको पूछेगा ना सवाल, तो यहाँ अब इसका आंसर ऊपर लिखा हुआ है ना, ये जो सवाल है इसका आंसर ऊपर लिखा हुआ है पूरे डिसइन्वेस्टमेंट्स का, अब इसको ध्यान से लिखना, ये दोनों पॉइंट जो ये है, ये नुकसान, रिफॉर्म्स जो आए फिस्कल पॉलिसीज में, जो चेंजेस आए और रिफॉर्म्स जो आए उसके हम नुकसान पड़ रहे हैं, कि रेवेन्यू कैसे कम हुआ उससे। पहला टैक्स रिडक्शन से, है ना, हमने सोचा कि लोग ज्यादा कमाएंगे, टैक्स इवेजन कम होगा, हुआ नहीं, ओवर से सरकार का रेवेन्यू कम हो गया, है ना। उसके बाद में टैरिफ रिडक्शन किए, उससे एक रेवेन्यू जो कमाते थे कस्टम ड्यूटी का वो कम हो गया, टैक्स इंसेंटिव्स दिए फॉरेन इन्वेस्टर्स को, इससे हमारे रेवेन्यू कम हो गए, तो हम ना खर्च कर पा रहे हैं डेवलपमेंट पे ना वेलफेयर एक्सपेंडिचर पे। और ये कंक्लूजन है, आप इसको याद से जरूर पढ़ेंगे। मैंने आर्ग्यू वाले ना, जो आर्ग्यू करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन क्या अपॉर्चुनिटी थी, क्या था, क्या क्या चीजें जो ग्लोबल मार्केट की अपॉर्चुनिटी थी, हाई टेक्नोलॉजी, इंक्रीज पॉसिबिलिटी ऑफ कि हमारे देश के लोग बाहर जाके काम कर पाए, लोगों ने कहा कि हुआ ये उल्टा हो गया, वो लोग हमारे देश में आ गए, अदर कंट्रीज में डेवलप वाले, और फिर हमें अपने दो चीजों से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, एक अपनी लोगों की आइडेंटिटी से और उनके वेलफेयर से, ठीक है, ओके। तो ये मैंने व्यू पॉइंट भी लिख दिया नीचे, आप इसको जरूर जरूर याद से पढ़ लेंगे, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं बेटा, क्लियर, चलो ठीक है, बाय टाटा।